राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और एक रानी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विजयगढ़ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के मालिक थे। उनकी 3 रानियां थीं। उनमें सबसे छोटी रानी, जिसका नाम चीकू रानी था, वह बिल्कुल अलग थी। चीकू रानी का कद 5 फुट से ज़्यादा नहीं था, उससे कम ही रहा होगा। किंतु चीकू रानी का व्यक्तित्व भी कुछ कम नहीं था। तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा महत्व राजा चीकू रानी को ही देते थे। अन्य रानियों को इस बात से बड़ी चिढ़ होती थी। वह दोनों रानियां सोचती थीं कि चीकू रानी में ऐसी क्या खास बात है, लंबाई भी कम है, हमसे बाद में महाराज के जीवन में आई है, फिर भी महाराज इनको इतना महत्व देते हैं। दोनों बड़ी रानियों को नहीं मालूम था कि चीकू रानी में कुछ खास विशेषताएं थीं जो सिर्फ महाराज को ही पता थी। चीकू रानी का महाराज के जीवन में आना भी एक रहस्य ही था। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार महाराज शिकार खेलने के लिए वे जंगल में गए। जंगल में वे शिकार के पीछे पीछे जा रहे थे, तभी दूसरे शेर ने उस पर हमला कर दिया। साथ वाले सैनिक तो देखते रह गए। दूर से एक हंसिया घूमता हुआ आया और सीधा शेर की गर्दन पर वार किया। शेर वहीं ढेर हो गया। यह देखकर सब चौंक गए। यह क्या हुआ, कैसे हुआ? तभी सबको एक सफेद घोड़े की पीठ पर बैठी हुई एक युवती दिखाई दी। उस युवती ने ही शेर से महाराज की जान बचाई थी। वह युवती महाराज के करीब आती गई और महाराज उसको धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, हे देवी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपके ऋणी हो गए हैं। हम यह ऋण उतारना चाहते हैं। इस उपकार के बदले आप हमसे जो कुछ भी मांग सकती हो मांग लो। आप मुझे 3 वचन दें तो मैं महाराज आपसे मांगूं, लेकिन आप वचन देकर मुकर ना जाइए। महाराज बोले, ऐसी नादानी अगर कोई और करता तो हम कभी क्षमा नहीं करते, किंतु आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपकी इस गलती के लिए क्षमा करते हैं। हम वचन देते हैं। महाराज ने कहा, पहले अपने सैनिकों को हम दोनों से दूर भेजिए ताकि यह हमारी बातचीत सुन ना सकें। महाराज ने कहा, ठीक है देवी। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी। वो तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन हो, तुरंत सैनिक वहां से दूर हट गए। महाराज क्रोध में बोलते हैं, सैनिक तुरंत वहां से हट जाते हैं। फिर महाराज युवती से कहते हैं, आप जो मांगेंगे हम निश्चित ही देंगे। वह युवती बोलती है, महाराज, मेरा नाम चीकू है, मुझे खाने में चीकू बहुत पसंद है। महाराज, मेरी पहली मांग आपको अपने राज्य में मेरे लिए एक चीकू का बाग लगवाना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी पहली मांग हमने मान ली। और दूसरी मांग में वह युवती कहने लगी, महाराज, मुझसे आपको विवाह करना होगा। महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर अपनी तीसरी मांग, उसने कहा कि तीसरी मांग मेरी यह है कि आप कभी भी मुझसे मेरे परिवार के विषय में नहीं पूछेंगे। दूसरी मांग पर राजा को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने द्वारा दिए गए वचन के कारण महाराज चुप रहे। महाराज युवती की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे लंबे कद की युवती है, बहुत ही सुंदर है, और हम राजाओं को तो अनेक विवाह करने की प्रथा भी होती है। फिर कुछ सोचकर सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों को आदेश देते हैं कि हमारे और इस युवती के विवाह की तैयारी की जाए। सैनिक भी आश्चर्य में राजा को और उस युवती को देखते हैं। सैनिकों को राजा की बात पर बहुत आश्चर्य होता है। महाराज, यह क्या बात कर रहे हैं? यह युवती महाराज के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। कद भी इतना छोटा है, देखने में भी साधारण है। यह कैसा अजब रहस्य था?
एक ही युवती राजा और सैनिकों को अलग अलग रूप में नजर आ रही थी। जंगल में विवाह की तैयारियां होने लगी, क्योंकि किसी भी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से सवाल कर सके। राजा वहीं जंगल में उस युवती से विवाह कर लेते हैं और अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब राजा सैनिकों सहित अपनी नई रानी को लेकर राज्य की सीमा में पहुंचते हैं तो सैनिकों द्वारा राजमहल में खबर कर दी जाती है कि राजा साहब अपनी रानी के साथ महल में पधार रहे हैं। और दोनों रानियां यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होती हैं कि महाराज युद्ध के लिए तो गए नहीं थे, जो किसी राज्य पर विजय प्राप्त करके वहां की राजकुमारी को विवाह कर लाए हों। महाराज तो शिकार के लिए गए थे, तो क्या जंगल में किसी जंगली से वे विवाह करके आ रहे हैं? दोनों रानियां सुजाता और माधवी के दिमाग में अलग अलग खिचड़ी पक रही होती है, अलग ही विचार चल रहे होते हैं। पता नहीं आने वाली रानी कैसी होगी, कहीं बहुत सुंदर और बहुत गुणवान तो नहीं होगी, कहीं महाराज केवल उसके ही होकर न रह जाएं। यही सोचते हुए दोनों दासियों को साथ लेकर महाराज और नई रानी के स्वागत की तैयारी में दोनों रानियां लग जाती हैं। कुछ समय पश्चात नई रानी सहित महाराज महल के द्वार पर पहुंचते हैं। राज्य की जनता भी द्वार के बाहर इकट्ठी हो जाती है। सभी प्रजाजन महाराज की जय जयकार बोल रहे हैं, नई रानी की जय भी बोल रहे हैं। रानी जब रथ से बाहर आती है तो राज्य के लोग हैरान होकर रानी को देखते हैं और लोग आपस में कानाफूसी करते हैं, यह महाराज को क्या हुआ है जो ऐसी युवती को विवाह कर लाए हैं? यह तो कद की भी बहुत छोटी है। कुछ स्त्रियां आपस में कहती हैं कि देखो, देखने में बेशक साधारण है, महाराज को क्या हुआ है? एक बोलता है, हम लोग क्या जाने, बड़े लोगों की बड़ी बातें, महाराज को दिखी होगी कोई विशेषता, तभी तो उन सब के उन्होंने शादी कर ली है, उन्हें कुछ ना कुछ तो उसमें गुण नजर आया होगा। तभी उन लोगों के बीच में खड़ी एक स्त्री बोलती है, क्या बुराई है नई रानी में? अच्छी लंबे कद की तो है और खूबसूरत भी है, लेकिन तुम लोगों को तो कमियां ढूंढने की आदत है। मुझे तो बड़ी रानी बहुत सुंदर लग रही है। इन लोगों को पता नहीं क्या है, दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते हैं। मुझे तो नई रानी बहुत सुंदर लग रही है। रानी का तेज देखो, रानी के चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे कोई देवी की शक्ति हो। ऐसे ही भीड़ में खड़े हुए दो पुरुष बोलते हैं, ना जाने सबको क्या हो गया है, लगता है जैसे कोई देवी की शक्ति है जो सामने रानी के रूप पर देखो कितना चमक रहा है। हमारी नई रानी कितनी सुंदर है, इनके चेहरे का तेज देखो, इनको पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब रहस्य है। चीकू रानी अधिकतर लोगों को नाटी और साधारण दिख रही है, वहीं कुछ लोगों को अत्यधिक रूपवती और तेजमयी दिख रही है। राजमहल के द्वार पर दोनों बड़ी रानियां खड़ी स्वागत के लिए खड़ी हैं, आरती का थाल सजाए हुए। जब दोनों नई रानी चीकू रानी को देखती हैं तो आश्चर्य में उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। दोनों आपस में बोलती हैं, हाय हाय, यह महाराज को क्या हुआ है? एक नाटे कद की साधारण सी दिखने वाली युवती को विवाह कर लाए हैं। ऐसी क्या महाराज की मति मारी गई थी? फिर सोचती हैं दोनों रानियां कि चलो हमारे लिए तो अच्छा है, अगर नई रानी हमसे ज्यादा रूपवती होती तो महाराज हमें महत्व ही नहीं देते। महाराज ने इस नाटी पर उपकार करने के लिए इससे विवाह किया होगा। महाराज और नई रानी का जब दोनों रानियों ने स्वागत किया तो महाराज नई रानी का उनसे परिचय करवाते हैं। यह बड़ी रानी सुजाता हैं और यह छोटी रानी माधवी। अब तो छोटी रानी आप हैं, माधवी अब मझली रानी है, और यह आप दोनों से छोटी रानी चीकू रानी है। इन्होंने आज हमारी जान बचाई है। एक शेर से इन्होंने हमारी जान बचाई, ये बहुत बहादुर हैं। चीकू रानी दोनों बड़ी रानियों को प्रणाम कर उनके चरण छूती हैं। जैसे उनके चरण
छूने के लिए झुकती हैं, वैसे ही वह सुजाता रानी जो उनके चरण स्पर्श करती, सुजाता रानी को एक झटका सा लगता है। वह अजीब सी नजरों से चीकू रानी की तरफ देखती हैं। चीकू रानी के मुख पर एक शांत सी मुस्कान है। फिर चीकू रानी माधवी के चरण स्पर्श करती है तो माधवी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जो सुजाता के साथ हुआ था। तब भी चीकू रानी के मुख पर एक सौम्य मुस्कान थी। सब कार्यक्रम हो जाने के पश्चात रानी को राजमहल के अंदर उनके कक्ष तक ले जाया जाता है। कक्ष में जाने से पहले महाराज चीकू रानी को उस कक्ष में ले जाते हैं जहाँ बड़े महाराज राजमाता के चित्र लगे हुए हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री, माताश्री, ये आपकी नई बहू है, इन्हें अपना आशीर्वाद दें। आज इन्होंने हमारी जान बचाई है। चीकू रानी बड़े महाराज और राजमाता के चित्र के में उनके चरण छूती है। जैसे ही वह चरण छूकर चित्र की तरफ देखती है तो राजमाता और बड़े महाराज की आंखों में रानी को आंसू नजर आते हैं और वह आंसू टपक कर महाराज के हाथ पर गिर पड़ते हैं। महाराज चौंक जाते हैं, यह 2 बूंद पानी हाथ पर कहाँ से टपका। उधर चीकू रानी राजमाता और बड़े महाराज के चित्र की आंखों में देखते हुए मानो उनको कोई आश्वासन दे रही हो। हे राजमाता, हे पिताजी महाराज, अब कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता और जो कुछ हुआ है भूतकाल में उसका भी हिसाब अनिष्टकर्ताओं को चुकाना होगा। आपकी यह बेटी आपको वचन देती है। राजा चीकू रानी से कहते हैं, न जाने राजमाता और पिताजी महाराज हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए। अभी तो हमें बहुत ज़रूरत थी, दोनों हमारा मार्गदर्शन करते। अब हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। चीकू रानी कहती है, महाराज उदास मत होइए, एक दिन तो सबको जाना होता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से जाता है। यह बात सत्य है कि आकस्मिक मृत्यु होने के कारण आपको अधिक दुख हो रहा है। महाराज चीकू रानी की तरह प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, आपको कैसे पता चला राजमाता और पिताजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। चीकू रानी सकपका जाती है और बोलती है, वो महाराज हमने तो बस अनुमान लगाया। आपने बोला ना इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, तो उससे अनुमान लगाया। चीकू रानी को दासियां उनके कक्ष में ले जाती हैं। रानी के साथ जो 2 दासियां हैं वह रानी की आयु के लगभग हैं। वह आपस में कानाफूसी कर रही हैं कि रानी कद की कितनी छोटी है, देखने में भी साधारण है, हमसे मिलती जुलती है। महाराज को पता नहीं क्या पसंद आया इनमें। चीकू रानी के कानों में उन दासियों की बात पड़ जाती है। उनकी बातें सुनकर चीकू रानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष के अंदर तक छोड़कर वापस चली आती हैं। वहाँ पर भी एक दासी होती है, वह रानी की हम उम्र की होगी। वह चीकू रानी का अभिवादन करती है और बोलती है, छोटी रानी जी, आप बहुत सुंदर हैं, बड़ी रानियों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। चीकू रानी दासी को बोलती है, तुम भी तो सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं। अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं कहाँ सुंदर हूँ, गरीब लोग भी कहीं सुंदर होते हैं भला। क्यों, गरीब लोग सुंदर क्यों नहीं हो सकते। जिसका मन सुंदर हो उसका तन भी सुंदर होता है। मन की सुंदरता सबको दिखाई नहीं देती, सब तन की सुंदरता देखते हैं। अरे वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा यह बता तेरा नाम क्या है। वह कहने लगी, दासी मेरा नाम उषा है। छोटी रानी कहने लगी, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसे उषा शर्मा जाती है। चीकू रानी के कक्ष की साफ सफाई उषा के लिए जो नियुक्त किया जाता है कि चीकू रानी का कक्ष की जो साफ सफाई है वह उषा नाम की दासी करती है। राजमहल में आए हुए चीकू रानी को कई दिन हो गए। जिस दिन वह महल में आई थी
उस दिन सेनापति द्वारा महाराज को सूचना मिलती है कि इस बार राज्य में फसल अच्छी पैदा हुई है, तो लगान समय पर और पूरा आया है। महाराज इसका श्रेय चीकू रानी के शुभ आगमन को देते हैं कि चीकू रानी के कदम बहुत ही शुभ पड़े हैं। महाराज कहते हैं कि जब से चीकू रानी के कदम महल में पड़े हैं, सब अच्छा ही हो रहा है, वरना पिछले कई वर्षों से बारिश भी ठीक नहीं होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही थी, लगान पूरा नहीं आता था, ऊपर से किसानों की ऋण की मांग रहती थी। महाराज भी चीकू रानी के व्यवहार और उनके विवेक बुद्धि से प्रभावित होते हैं। अब तो महाराज चीकू रानी से राजनीतिक कार्यों में भी सलाह लेने लगे। इधर दोनों बड़ी रानी सुजाता और माधवी ईर्ष्या से मरी जा रही हैं। उनको लगता है कि यह ठिगनी रानी है, यह जादूगरनी है, इसने जरूर महाराज पर जादू कर दिया है। इधर दोनों बड़ी रानी उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हैं। जरूर इसने महाराज पर कुछ तंत्र मंत्र करती है। वह दोनों सोचती हैं, हम दोनों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा राजा की नजरों में। यह कल की आई बौनी रानी जो सुंदर भी नहीं है, उसने महाराज को हमसे दूर करके रखा है। वह दोनों चीकू रानी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती हैं। रात का समय है, सब नींद की खुमारी में हैं। सब अपने अपने कक्ष में जाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। आज महाराज चीकू रानी के कक्ष में ही हैं। महाराज सो चुके हैं, किंतु चीकू रानी को नींद नहीं आ रही होती है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। चीकू रानी को जो आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है किसी के कदमों की आहट है। रानी खिड़की से देखने का प्रयास करती है, किंतु कुछ दिखाई नहीं देता। चीकू रानी धीरे धीरे बाहर निकलती है, दबे कदमों से महल के गलियारे में चलती जाती है। तभी फिर से कोई आवाज चीकू रानी को सुनाई देती है, तथा तभी चीकू रानी देखती है कि मजली रानी के कक्ष में कोई बाहर निकल रहा है। लेकिन यह क्या, यह तो मजली रानी ही है, किंतु यह रात के सन्नाटे में कहाँ जा रही है। मजली रानी गलियारे से होती हुई बगीचे की तरफ जा रही है। चीकू रानी भी दबे पांव मजली रानी का पीछा करने लगती है। तभी बगीचे में दूसरी ओर से सेनापति आता है। मजली रानी झपटकर सेनापति के गले लग जाती है। काफी देर तक सेनापति के गले लगी रहती है। तत्पश्चात दोनों साथ साथ बगीचे से होते हुए बावड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। चीकू रानी दबे पांव उन दोनों का पीछा कर रही है, किंतु चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चीकू रानी इन सब बातों से पहले से ही जानती हो, केवल इनकी पुष्टि करना चाहती हो। रानी माधवी और सेनापति बावड़ी की तरफ जाकर कहीं गायब हो जाते हैं। चीकू रानी बहुत देखने का प्रयास करती है, किंतु वहाँ कई दरवाजे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काफी प्रयास करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। चांद की हल्की सी चांदनी में सिर्फ वहां पर दरवाजे तो दिख रहे हैं, किंतु दीवारों और पेड़ों की परछाई के कारण कौन से दरवाजे के अंदर रानी माधवी और सेनापति गए हैं, यह दिखाई नहीं पड़ रहा। चीकू रानी सोचती है, आज नहीं तो कल इस बात की पुष्टि हो ही जाएगी जो राजमाता ने मुझे बताया है उसके विषय में। किंतु पूरी बात जानकर उसकी तह तक पहुंचकर महाराज को इस षड्यंत्र के बारे में बताना बहुत जरूरी है। यही सोचकर चीकू रानी अपने कक्ष में आकर सोने का प्रयास करती है। महाराज तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। चीकू रानी सोते हुए महाराज की ओर देखते हुए सोचती है, कितने निष्कपट, कितने निश्चल हैं महाराज। आप कभी किसी का हित नहीं कर सकते, ना ही आपने अभी तक अपने इस जीवन में किसी का हित किया है। किंतु आपको तो यह भी मालूम नहीं कि आपका बहुत बड़ा अहित किया गया है। अभी भी अहित करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे पूर्ण अहित करने की योजना है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर केवल आपके हर अहित को रोकने के लिए आई हूँ। किसी के आंसुओं ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है।
जानते हैं महाराज वह कौन है? लेकिन आप कैसे जानेंगे? आपको तो यही पता है कि महाराज राजमाता मर चुकी है। नहीं महाराज, राजमाता मरी नहीं है, वह तो जीवित है। यह क्या कर रही है चीकू रानी? यह कैसा रहस्य है? चीकू रानी राजमाता से कब मिली? राजमाता तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर चीकू रानी को ऐसे ऐसे कैसे कह रही है कि राजमाता जीवित है? अब चीकू रानी जो अगले दिन सुबह चीकू रानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से राजमाता और बड़े महाराज की मृत्यु के विषय में पूछती है। महाराज, आपसे एक बात पूछें? पूछिए छोटी रानी। महाराज, पिताजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई? हाँ छोटी रानी, हम बताते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई। पिताजी महाराज ने जब राज्य का सब कार्यभार मुझे सौंप दिया तो उनके जीवन में ऐसा कुछ करने को नहीं रहा। पिताजी महाराज को शिकार का बहुत शौक था। राज्य का कार्यभार संभालते हुए भी महाराज अक्सर शिकार के लिए जाते थे। राज्य के कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात महाराज और अधिक शिकार पर जाने लगे। एक दिन पिताजी महाराज शिकार के लिए निकले, सैनिक भी उनके साथ ही थे। महाराज किसी कारणवश एक शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए अधिक दूर निकल गए। सभी सैनिक पीछे रह गए। जंगल बहुत घना था। सैनिक पीछे पीछे रह गए, लेकिन महाराज उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। सैनिकों को सुबह से शाम हो गई उनको तलाश करते करते, और वे उन्हें कहीं नहीं मिले। रात में घने जंगल में तलाश करना बहुत कठिन हो रहा था, तो सेनापति और सैनिकों ने वहीं जंगल के बाहर डेरा डाल दिया ताकि सुबह होते ही पिताजी महाराज की तलाश की जा सके। सुबह होते ही फिर से तलाश शुरू हुई। काफी तलाश करने के पश्चात जंगल में एक शव मिला। शव की स्थिति अत्यधिक भयानक थी। जंगली जानवरों ने शव को शत विक्षत कर रखा था। पहचानना बहुत कठिन था, किंतु मिले हुए शव पर महाराज के जैसे वस्त्र और हाथ में महाराज की खानदानी पहचान वाली मुद्रिका थी। उस समय यही लगा कि यही महाराज का ही शव है जिन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर डाला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाराज के शव को राज्य में लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटी रानी, हम तो बिल्कुल टूट गए थे पिताजी महाराज के देहांत के पश्चात। ऐसा लग रहा था जैसे हम अनाथ हो गए। फिर राजमाता ने हमें समझाया कि पुत्र, आप एक राजा हैं। राजा के ऊपर बहुत से दायित्व होते हैं। यदि आप स्वयं को इस प्रकार शोक की भट्टी में झोंक देंगे तो प्रजा का क्या होगा? हमारा क्या है? जैसे तुमने अपना पिता खोया है, वैसे ही हमने भी अपना सुहाग खोया है। हम भी तो अकेले हो गए। अब तो हमारा भी दायित्व आप पर ही है। हम भी बूढ़ी हो चुकी हैं। हमसे भी अब दुख वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती, परंतु केवल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमने स्वयं को संभाल रखा है। हुआ ये हमारा भी दायित्व अब बढ़ गया है। अब आपके पिताजी महाराज नहीं रहे, तो जब आपके पति महाराज थे तब हम सहज थे। तब से हमने स्वयं से संकल्प किया कि हमारा प्रथम दायित्व हमारी प्रजा है। प्रजा को हमें खुशहाल रखना है। और राजमाता की मृत्यु कैसे हुई महाराज? छोटी रानी ने महाराज से पूछा। महाराज कहने लगे, राजमाता की मृत्यु भी एक घटना के कारण हुई। राजमाता अत्यधिक पूजा पाठ करने वाली माँ थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वे एक दिन राज्य के मंदिर में किसी कारण से आग लग गई। आग बहुत भयानक थी। काफी प्रयास के पश्चात भी आग शांत नहीं हुई। तब तक मंदिर के अंदर मंदिर के पुजारी राजमाता रह गए। राजमाता के साथ जाने वाली तीनों दासियां जलकर भस्म हो गईं। परंतु आश्चर्य है कि पुजारी और राजमाता का शव तो मिला, किंतु दासियों का शव नहीं मिला। किंतु महाराज, आपको कैसे मालूम कि वह राजमाता का शव था? छोटी रानी, कैसी बात कर रही हैं आप? क्या हम अपनी माँ को, अपनी राजमाता को नहीं पहचान सकते?
और फिर उनके शव पर वही वस्त्र थे जो राजमाता ने पहने हुए थे। उनसे पहचाना और राजमाता के हाथ में भी खानदानी पहचान वाली मुद्रिका थी। महाराज, मंदिर में क्या उस वक्त कोई और नहीं था? मेरा मतलब राज्य के लोग भी तो मंदिर जाते होंगे। नहीं रानी, वह मंदिर सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए था। अन्य किसी को भी उस मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी। राजमाता के जाने के पश्चात तो हम अत्यधिक व्याकुल हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए। अब हम पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। पिताजी महाराज के जाने के पश्चात राजमाता ने हमें संभाल लिया था, किंतु राजमाता की मृत्यु के पश्चात ऐसा लगा कि यह जीवन तो व्यर्थ है। फिर हमें राजमाता की कही गई बात याद आई कि राजा का जीवन अपनी प्रजा के लिए होता है, उसके सुख दुख सब प्रजा के लिए होते हैं। यदि राजा यूं शोकाकुल रहेगा तो प्रजा को कौन देखेगा? हम फिर से अपने राज्य के राजकाज में लग गए। जी महाराज, आपने सही कहा। पहले अपना राज्य और प्रजा जरूरी है। महाराज, अब तो काफी समय हो गया हमें यहाँ आए। हमारा चीकू का बगीचा तो तैयार हो गया होगा। हाँ छोटी रानी, हमने विशेष बीज मंगवाया था चीकू का, जिसकी फसल 1 वर्ष में तैयार हो जाती है। किंतु रानी, ये चीकू का बाग ही क्यों, कोई अन्य फल क्यों नहीं? महाराज, हमें चीकू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा हम फलों में सबसे ज्यादा चीकू खाते हैं। चलिए छोटी रानी, बातों में काफी समय चला गया। आज राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह भी आने वाले हैं। उनकी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो गई है। महाराज, अधिराज प्रताप सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं? हाँ बड़ी रानी, महारानी सुजाता के और हमारे पुत्र और मजली रानी की संतान। मजली रानी और हमारा एक पुत्र और है, उसका नाम शोभित राज सिंह है। वह भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ है। उसकी भी शिक्षा, जो अभी 4 वर्ष की शिक्षा शेष है। छोटी रानी, आप भी राजकुमार के स्वागत की तैयारी करिए। आप भी तो उनकी छोटी माँ हैं ना? जी महाराज, अवश्य। चीकू रानी दोनों बड़ी रानियों के पास जाती है, किंतु उसको बड़ी रानी सुजाता दिख नहीं रही, परंतु मजली रानी माधवी कहीं। सुजाता तो दिखाई दे रही है, लेकिन मजली रानी नहीं दिखाई दे रही। बड़ी दीदी, छोटी दीदी दिखाई नहीं दे रही हैं, वे कहाँ हैं? तब वह कहती है कि मजली दीदी बगीचे में फूल चुनने के लिए गई हैं, क्योंकि राजकुमार अधिराज आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी के लिए वह बगीचे से फूल चुनने के लिए गई हैं। जी दीदी, मुझे बताया महाराज ने। दीदी, क्या हम भी जाएं बगीचे में फूल चुनवाने के लिए, या फिर आपके साथ कोई कार्य कराएं? बड़ी रानी सोचती है, आज इससे लड्डू बनवा कर देखा जाए, बड़ी होशियार बनती है। हाँ दीदी, हम लड्डू बनवा देंगे। हे भगवान, मैंने तो इसे अभी बोला भी नहीं, इसने कैसे सुन लिया? कहीं यह कोई जादूगरनी तो नहीं? मन की बात पढ़ने वाली रानी ने मन में सोचा, नहीं दीदी, हम जादूगरनी नहीं हैं। हमें तो लगा कि लड्डू तो बनते ही हैं जब कोई अपना कोई आता है या अतिथि कोई आता है। हे भगवान, इसने फिर मेरे मन की बात पढ़ ली। सुजाता रानी घबराहट में चीकू रानी से बोलती है, छोटी रानी आप बगीचे की तरफ जाइए। चीकू रानी बगीचे की तरफ जाती है। वहाँ उसको कोई नजर नहीं आता, पूरे बगीचे में घूमती है। फिर एक दासी फूल तोड़ती नजर आती है। चीकू रानी दासी से पूछती है कि मजली दीदी कहाँ हैं? रानी, छोटी रानी जो अभी भी यहीं है। मजली रानी, जी मालूम नहीं कहाँ चली गई हैं, अभी तक तो यहीं थी, हो सकता है बावड़ी की तरफ गई हो। ठीक है, तुम फूल चुनो, मैं देखती हूँ। चीकू रानी बावड़ी की तरफ जाती है। वहाँ उनको कोई दिखाई नहीं देता। जब वह वापस बगीचे की तरफ मुड़ती है, तभी उनको कुछ आवाज और आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बावड़ी के नीचे की तरफ जाती है तो देखने में वहाँ इतने दरवाजे हैं, सब बंद हैं। वह हर दरवाजे को देखती है, सब ऐसे लग रहे हैं जैसे काफी समय से बंद हो। किंतु यह क्या, छोटे दरवाजे के बाहर कुछ कदमों के चिन्ह दिख रहे हैं, किंतु दरवाजे तक जाने
के हैं, वापस आने के नहीं हैं। चीकू रानी दरवाजे को खोलने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, तभी पीछे से वह दासी आ जाती है। छोटी रानी जी चलिए, राजकुमार आते होंगे। महल में राजकुमार अधिराज के स्वागत की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। चीकू रानी ने बड़ी रानी के साथ मिलकर लड्डू भी बनवा दिए। वैसे तो इतनी दासियां हैं लड्डू बनवाने के लिए, किंतु एक माँ का दिल जो है, मैं इसलिए रानी अपनी संतान के लिए ना जाने क्या क्या बनाना चाहती है। चीकू रानी कहती हैं, मजली दीदी, हम तो आपको देखने के लिए बगीचे में गए थे, आप हमें वहां दिखाई ही नहीं दी, कहीं भी चारों तरफ हमने देखा। मजली रानी कहती है, छोटी दी तुम क्यों देख रही थी हमें? चीकू रानी कहने लगती है, बस यूं ही दीदी, हमने सोचा कि हम आपके साथ फूल चुनवा देंगे। और वह गहरी दृष्टि से माधवी की तरफ देखते हुए चीकू रानी कहती हैं, लेकिन इस समय मजली रानी का चेहरा बिल्कुल सपाट है, उस पर कोई भाव नजर नहीं आई उनके चेहरे पर। तभी बाहर से जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी बड़ी रानी कहती है, लगता है मेरा पुत्र आ गया। चीकू रानी कहती है, हाँ दीदी, राजकुमार की जय जयकार हो रही है। तभी चीकू रानी को फूलों की टोकरी लेकर आते हुए एक दासी दिखाई देती है, किंतु यह दासी तो पहले कभी राजमहल में मैंने देखी नहीं है। चीकू रानी अपने मन में सोचती है। दासी पास में आती है और माधवी से पूछती है कि ये छोटी रानी, ये फूलों की टोकरी कहाँ रख दूं? माधवी रानी बोलती है, शन्नो, अब हम छोटी रानी नहीं हैं, अब हम मजली रानी हैं। छोटी रानी तो ये हैं चीकू रानी। सन्नो चीकू रानी की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अभिवादन करती हैं। यह कौन है? चीकू रानी सन्नो की तरफ गहरी नजर से देखते हुए पूछती हैं। मजली रानी कहती हैं, ये छोटी रानी, यह हमारी सेविका है सन्नो, यह हमारे विवाह के समय से हमारे साथ है, क्योंकि यह हमारे मायके से हमारे साथ आई थी हमारी सेवा के लिए। चीकू रानी देखती है कि सन्नो बहुत ही खूबसूरत दासी है, किंतु यह क्या, इसके मस्तक पर काला निशान क्या है? चीकू रानी कहती है, सन्नो, यह तुम्हारे मस्तक पर क्या लगा हुआ है काला सा? सन्नो कहती है, कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों रानी बिच्छू कहती हैं कि कुछ भी तो नहीं लगा। सन्नो के चेहरे की तरफ देखकर कहती हैं, लेकिन चीकू रानी बोलती है कि छोटी रानी, कुछ भी तो नहीं लगा है। चीकू रानी से दोनों दासियां और दोनों रानियां कहने लगती हैं, सन्नो के मस्तक पर कुछ नहीं लगा है, साफ तो है सन्नो का मस्तक। चीकू रानी, कुछ नहीं दीदी, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ काला सा लगा हुआ हो सन्नो के माथे पर। तभी बड़ी रानी बोलती है, अच्छा चलो जल्दी करो, राजकुमार आते होंगे। सब राजकुमार के स्वागत के लिए महल के दरवाजे की तरफ चल देती हैं। महाराज पहले से ही सेवकों के साथ राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी सेनापति के रथ के पीछे राजकुमार का रथ आता हुआ दिखाई देता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान उभर आती है राजकुमार को देखकर कि काफी दिनों बाद राजकुमार को देख रहे हैं। रानी सुजाता तो कुछ ज्यादा ही व्याकुल है अपने पुत्र को गले लगाने के लिए। राजकुमार रथ से उतरते हैं और महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। पिताजी प्रणाम, खुश रहो पुत्र दीर्घायु रहो, यश और बल प्राप्त हो। महाराज आशीर्वाद देते हैं और राजकुमार अधिराज को गले लगाते हैं। फिर राजकुमार अपनी माता सुजाता के चरण स्पर्श करता है। प्रणाम माता श्री। माँ अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, मेरा पुत्र यशस्वी हो, दीर्घायु हो, किसी की भी इसको नजर न लगे। मेरा पुत्र। अपने गले से माँ उसको लगा लेती है और अपनी आँख के काजल से छोटा सा टीका उसको लगाते हुए बोलती है कि अपनी छोटी माँ को प्रणाम करो। वह माधवी को प्रणाम करता है। माधवी आशीर्वाद देते हुए बोलती है, पुत्र, अब हम तुम्हारी छोटी माता श्री नहीं है, हमारा भी अब ओधा ऊंचा हो गया है, अब हम तुम्हारी मजली माता हो गए हैं। राजकुमार हैरानी से माधवी की तरफ देखता है। रानी माधवी कहती है, पुत्र, यह है छोटी रानी चीकू रानी और आपकी छोटी माता श्री। राजकुमार चीकू रानी के पैर छूते हुए प्रणाम करता है। छोटी माता श्री प्रणाम। चीकू रानी राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दीर्घायु हो पुत्र, अच्छे इंसान बनो, सबका भला करो और हमें सिर्फ छोटी माँ बोलो, रानी नहीं।
राजकुमार अधिराज सिंह बोलते हैं, आप तो बहुत सुंदर हो छोटी माँ, और बहुत अच्छी भी हो। मजली रानी थोड़ा मुंह बनाती हैं और राजकुमार के मुख से चीकू रानी की प्रशंसा सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तभी सन्नो जो फूलों की टोकरी लेकर खड़ी है वह बोलती है, महारानी, राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं आपने। अरे हाँ, सुजाता रानी कहती है, लाओ लाओ हार लाओ। सन्नो टोकरी से महारानी सुजाता की तरफ कर देती है। रानी जैसे ही टोकरी से हार उठाकर राजकुमार को पहनाने के लिए बढ़ती है, तभी टोकरी में से एक काला नाग निकलकर राजकुमार के पैरों के पास गिर जाता है। वह राजकुमार को डसने ही वाला होता है कि चीकू रानी बड़ी फुर्ती से उसे उठाकर दूर फेंक देती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। महारानी सुजाता तो भरी, उसकी तो आंखों के सामने ही जो घूम जाता है कि भाई मेरा तो पुत्र भी सांप काट लेता, वो बहुत घबरा जाती है। चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है, चीकू रानी, आपने तो अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे पुत्र की जान बचाई है। चीकू रानी कहती है, अरे बड़ी रानी, ये आप क्या कह रही हैं, वह मेरा भी तो पुत्र है। चीकू रानी कहते, दीदी, अब हम भी तो राजकुमार की माँ हैं। इस समय हमने केवल एक माँ का फर्ज निभाया है, हमने कोई उपकार नहीं किया किसी पर। महाराज भी प्रशंसा भरी नजर से चीकू रानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा, चलो अब सब अंदर चले। महाराज के आदेश पर सभी फिर से राजमहल के अंदर चले जाते हैं। आज तो महल में राजकुमार के स्वागत के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए गए हैं। तीनों माताएं अपनी अपनी पसंद से बनाया हुआ भोजन राजकुमार को बड़े प्यार से खिलाती हैं। भोजन के अंत में लड्डू सब राजकुमार के सामने आते हैं। जब राजकुमार उन लड्डुओं को खाते हैं तो कहते हैं, अरे वाह माता श्री, लड्डू तो बड़े पसंद हैं हमें और बड़े टेस्टी बने हैं। इसलिए तो कहती है उसकी माँ, हमने लड्डू बनाए क्योंकि हमारे राजकुमार को बहुत पसंद है। रानी सुजाता कहती है, बेटा, ये चीकू रानी ने बनाए हैं, बड़े प्यार से बनाए हैं। वह बड़े स्नेह से चीकू रानी की तरफ देखती है। आज ना जाने क्यों महारानी को चीकू रानी बहुत सुंदर और तजोमयी लग रही हैं, क्योंकि यह सब रानी सुजाता के दिल में चीकू रानी के प्रति सकारात्मक भाव के कारण हो रहा है। हाँ माता रानी, लड्डू बहुत स्वाद हैं। राजकुमार लड्डू खाकर बोलते हैं, छोटी माँ, आपने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए, आप बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, हमें तो कभी अच्छी नहीं कहा राजकुमार आपने। रानी माधवी तुरंत बोलती है, मजली माँ, आप भी बहुत अच्छी हैं। राजकुमार बोलते हैं। सब भोजन से खा करके जब अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, उधर चीकू रानी सोच रही है कि इस प्रकार फूलों की टोकरी में सांप का होना कोई साधारण बात नहीं है, कुछ तो रहस्य है। कहीं यह राजकुमार अधिराज को मारने का कोई षड्यंत्र तो नहीं था। चीकू रानी सोचती हैं, आज महाराज तो राजकुमार के साथ व्यस्त रहेंगे, आज मैं अपने आवश्यक कार्य पूर्ण कर लेती हूँ, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण समय है। तभी महाराज आ जाते हैं और चीकू रानी महाराज से पूछते हैं, महाराज जी छोटी रानी। चीकू रानी कहते हैं, महाराज, आज हम अपने माता पिता से मिलाएं। महाराज कहते हैं, चीकू रानी, आपने अपने माता पिता से हमें तो नहीं मिलवाया, हम कुछ जानते भी नहीं हैं उनके विषय में। चीकू रानी कहते हैं, महाराज, हमने आपको विवाह के समय बोला था ना, आप हमारे परिवार के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे। महाराज कहते हैं, किंतु छोटी रानी। चीकू रानी कहती है, महाराज, समय आने पर हम सब स्वयं अपने आप आपको बता देंगे। महाराज कहते हैं, ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बहुत समझदार हैं। चीकू रानी के महाराज, तो फिर क्या हम चले जाएं? महाराज कहते हैं, हाँ हाँ, आप जा सकती हैं। छोटी रानी, आप संध्या तक वापस तो आ जाएंगी? चीकू रानी कहते हैं, जी महाराज, प्रयास करेंगे कि हम शाम तक वापस आने का। महाराज से आज्ञा लेकर चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली जाती है। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले भील जाति के मुखिया हैं, किंतु चीकू रानी भी उनकी स्वयं की संतान नहीं है। उनको तो चीकू रानी जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी, जिसके पीछे एक विचित्र कहानी है। भील मुखिया की कोई संतान नहीं थी, तो चीकू रानी को उन्होंने अपने पास रख लिया, अपने घर में अपनी बेटी बनाकर। चीकू रानी जंगल में अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। चीकू रानी को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। फिर वह अपने माता पिता से पूछती है, बाबा, अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? चीकू रानी के पिता बोलते हैं, पुत्री, सुधार तो उनकी सेहत में बहुत है,
और अब वो आंखें भी खोलने लगी हैं, थोड़ा सही से सही दिखने भी लगा है उनको, और भूख भी लगने लगी है, और स्वयं उठने का प्रयास भी करती हैं। किंतु वह फल उनके लिए अति आवश्यक है, वह यहाँ कम ही मिल पाते हैं। उस फल के कारण ही स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ है, किंतु अब वह कहाँ से मिलेगा, कैसे व्यवस्था करें उस फल की। चीकू रानी कहती है, बाबा कुछ समय की बात है, फल खूब हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी फल की, क्योंकि फल का बगीचा तैयार हो रहा है। चीकू रानी की माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, हमें तो उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उनके कारण ही तो तू हमें मिली है, वरना हम तो निसंतान ही मर जाते। चीकू रानी कहती है, माँ जो मनुष्य की किस्मत में लिखा हो वह मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा। मेरा आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, तो मैं बेटी बनकर अवश्य ही आती किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन में। किंतु चीकू रानी कहती है, माँ अच्छा माँ, मैं उनसे मिल लूँ, शाम के समय मुझे वापस भी जाना है, महाराज ने बोला है वापसी के लिए, और आज राजकुमार भी आए हुए हैं। चीकू रानी की माँ कहती है, ठीक है बेटी, तो उनसे जाकर मिल ले। चीकू रानी कुटिया में अंदर प्रवेश करती है तो चारपाई पर जो राजमाता लेटी हुई हैं, उन्हें देखकर राजमाता बड़ी प्रसन्न होती हैं कि इतनी बीमार होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कितना तेज है, कितना सौम्यता नजर आती है। चीकू रानी अंदर जाकर उनको प्रणाम करती है, प्रणाम राजमाता। राजमाता इशारे से चीकू रानी को आशीर्वाद देती हैं। उनकी आंखों के कोरों में हल्का सा पानी आ जाता, आंखें भीग जाती हैं। राजमाता के आंखें चीकू रानी को देखते ही राजमाता जो उसे देखकर आंखों में आंसू भर लाती हैं। राजमाता आप दुखी ना हो, आपके कष्टों का समय अब पूरा होने वाला है, आप बहुत जल्दी अपने राजमहल वापस जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। राजमाता के चेहरे पर एक हल्की सी मगर बहुत ही दुख भरी मुस्कान उभर आती है। चीकू रानी कहती हैं, राजमाता आपके पुत्र जो आपके पोते हैं अधिराज सिंह गुरुकुल से आ गए हैं, अब उनको शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य के पास जाना होगा। कुछ समय के लिए राजमाता के चेहरे की मुस्कान अब गहरी तथा कम पीड़ा वाली हो जाती है। अपने पोत्र के विषय में, अधिराज के विषय में सुनकर राजमाता फिर इशारे से चीकू रानी से अपने छोटे बेटे जो पोता शोभित राज, उसके विषय में पूछती हैं। चीकू रानी कहती है, राजमाता उनकी शिक्षा पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, उनसे तो हम अभी तक मिले भी नहीं हैं। राजमाता वह आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको भूख लगती है ना, ठीक से वैद्य जी आते हैं ना प्रतिदिन देखने। राजमाता हाँ में सिर हिलाते हुए बड़ी धीमी आवाज में बोलती हैं, हाँ पुत्री। राजमाता अब मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। राजमाता फिर धीमी आवाज में बोलती है, पुत्र वधू भी तो पुत्री ही होती है। राजमाता की आवाज बहुत धीरे से निकलती है, आपकी ये पुत्री आपके ऊपर हुए हर अन्याय का हिसाब आपसे लेगी, उससे जिसने भी यह सब किया है। महेंद्र प्रताप मेरा पुत्र कैसा है, राजमाता चीकू रानी से पूछती हैं। चीकू रानी कहती हैं, आपके पुत्र बिल्कुल ठीक हैं राजमाता, आज आपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ व्यस्त थे, महाराज तो हम यहाँ आ गए आपसे मिलने, आपसे मिले नहीं थे इतने समय हो गया, और आपका हालचाल भी जानना था हमें। आप फल आदि ठीक से खाना राजमाता, और चीकू का फल वह फल है जो आपको पूर्णतः ठीक कर सकता है, बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, और आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, चिंता तो चिता के समान होती है, यह आप जानती हैं। राजमाता कहती हैं, हाँ पुत्री मैं जानती हूँ। तभी वैद्य जी आते हैं। चीकू रानी वैद्य जी को प्रणाम करती है। वैद्य जी कहते हैं, खुश रहो पुत्री, सदा सुखी रहो, आपका सुहाग अटल रहे। चीकू रानी वैद्य जी से कहती है कि अभी कितना समय लगेगा इन्हें पूरी तरह ठीक होने में। वैद्य जी कहते हैं, ठीक तो ये हो गई हैं, किंतु कोई गम, कोई मन की पीड़ा है जो इनको खाई जाती है, जो इन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं होने दे रही है। चीकू रानी कहती है, वैद्य जी अपने परिवार से दूर होना ही सबसे बड़ा गम है, सबसे बड़ी पीड़ा है। वैद्य जी कहते हैं, ये बात तो है पुत्री। चीकू रानी कहती है, वैद्य जी हमें जल्दी जाना होगा, आप बताएं कि कोई और बात तो नहीं है, या किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। वैद्य जी कहते हैं, नहीं पुत्री, बस नियम से यह फल खिलाते रहो इनको, ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी।
चीकू रानी कहती है, जी वैद्य जी। वैद्य जी कहते हैं, पुत्री अब हम चलते हैं। चीकू रानी प्रणाम करती है वैद्य जी को। वैद्य जी फिर कहते हैं कि सदा सुखी रहो पुत्री। चीकू रानी राजमाता से जल्दी ही उनके राजमहल में वापस ले जाने का वादा करके उनसे विदा लेती है। चीकू रानी राजमाता अब हम चीकू रानी कहती है, राजमाता अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। राजमाता बोली, ठीक है पुत्री, आप भी अपना ख्याल रखना। चीकू रानी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर विदा होती है। 2 दिन के पश्चात राजमहल में चीकू रानी के कक्ष में महाराज कहते हैं, छोटी रानी आपके माता पिता कैसे हैं? चीकू रानी कहती है, जी ठीक है महाराज। महाराज बोलते हैं, यदि आपकी इच्छा थी तो और रह सकती थी आप वहाँ। चीकू रानी बोली, नहीं महाराज, सबसे मिल तो आई हूँ, रहकर करना भी क्या था, अभी मेरा यहाँ रहना अति आवश्यक है। महाराज कहते हैं, हाँ छोटी रानी, आपके बगैर हमारी तबीयत भी नहीं लगती, ना जाने आपने क्या जादू कर दिया है हम पर। चीकू रानी कहती है, महाराज हमने तो कोई जादू नहीं किया, यह तो आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना मान देते हैं। महाराज कहते हैं, नहीं छोटी रानी, आप इस मान की हकदार हैं। आप जब से आप हमारे पास आई हैं तब से एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ घूमती है, प्रफुल्लित वातावरण हमारा बन गया है। चीकू रानी कहती हैं, अच्छा महाराज एक बात बताइए। महाराज कहते हैं, पूछिए छोटी रानी, क्या पूछना है? चीकू रानी कहती है, महाराज यह बावड़ी की जो तरफ इतने सारे दरवाजे क्यों बने हुए हैं? ऐसा ही होता है बावड़ी के आसपास, मैंने कभी इतनी बड़ी बावड़ी नहीं देखी। महाराज बोलते हैं, नहीं छोटी रानी, जरूरी नहीं है ऐसा हो, यह तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बनवाए थे इस प्रकार से, ताकि कभी कोई अन्य राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करते हुए राजमहल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां उन दरवाजों से सुरक्षित कहीं बाहर निकल सकें। महाराज उन दरवाजों से कैसे सुरक्षित निकल सकता है कोई? छोटी रानी, उन दरवाजों के भीतर से गुप्त दरवाजे भी हैं, जिनमें से कुछ दरवाजे तहखाने में खुलते हैं और कुछ दरवाजों के पीछे सुरंग है जो राज्य की चारों तरफ की सीमाओं के जंगलों में जाकर निकलती हैं। वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से खुलने वाले दरवाजे गुप्त स्थान पर ही खुलते हैं। चीकू रानी बोलती है, महाराज यह तो बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। महाराज कहते हैं, हाँ चीकू रानी। अब संध्या के समय के पश्चात राजमहल में आज उत्सव का सा वातावरण है। आज युवराज के आने की खुशी में प्रजा ने अपनी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उनकी ही तैयारियां चल रही हैं। सब राज्यवासी जिसमें जो हुनर है वह हुनर पेश करता है। कोई गीत गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई बाजीगरी दिखाता है, कोई कठपुतली का खेल दिखाता है। कार्यक्रम में के मध्य में मझली रानी माधवी अपनी खराब तबीयत बताकर उठकर जाने लगती है। उनके साथ ही उनकी मुंह लगी दासी सन्नो भी उठकर चल देती है। कुछ समय बाद चीकू रानी सेनापति को भी जाते हुए देखती है। चीकू रानी अब सोचती है, आज तो यह रहस्य निश्चित ही जानना है मुझे। वह भी कुछ समय पश्चात महल के भीतर चली जाती है। गलियारे से होते हुए जैसे ही चीकू रानी जाती है, उनको एक परछाई सी दिखाई देती है जो बावड़ी की तरफ जा रही होती है। चीकू रानी परछाई का पीछा करते करते उनके पीछे कदम बढ़ाती है, तभी एक और साया उस तरफ बढ़ता है जिस तरफ पहले वाला साया गया था। कुछ ही क्षण में दूसरे वाला साया पहले वाले साये के पास पहुंच जाता है। तब दोनों एक साथ बावड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। चीकू रानी उनका पीछा करने का प्रयास निरंतर कर रही है। थोड़े से प्रयास से चीकू रानी उन दोनों परछाइयों तक पहुंच जाती है। एक जगह रुककर दोनों साये आपस में कुछ बात करते हैं। चीकू रानी उन दोनों से कुछ दूरी पर रुक जाती है और उनकी बात सुनने का प्रयास करती है। चीकू रानी ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पाती, किंतु चीकू रानी को ऐसा सुनाई देता है कि जैसे किसी की सेहत के विषय में वार्तालाप हुआ हो। कुछ देर बात करने के बाद वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चीकू रानी भी दबे पांव उनका पीछा करती है। वह दोनों बावड़ी की तरफ पहुंचकर इधर उधर देखकर एक दरवाजे को खोलते हैं और उसके पीछे बने गुप्त रास्ते से शायद कहीं गायब हो जाते हैं। अब चीकू रानी के मन में विचार आता है कि यह निश्चित ही सेनापति और मझली रानी है। उन दोनों परछाइयों का पीछा वह करती है और अपने मन में यह विचार करते कि आज तो सेनापति और मझली रानी के यूं छुप कर कहीं जाने के रहस्य से निश्चित ही पता लगाना है हमें। आखिर ये जाते कहाँ हैं दोनों
और इन दोनों के साथ जाने का क्या कारण हो सकता है। अचानक उन दोनों की परछाई चीकू रानी की आंखों से ओझल हो जाती है। चीकू रानी को पहले तो ये समझ ही नहीं आता कि दोनों आखिर कहाँ चले गए, किंतु फिर उनकी दृष्टि दीवार पर बने एक चित्र पर जाती है। उस चित्र पर जैसे एक कुएं जैसी आकृति बनी हुई होती है, जो बाकी के बने हुए पूरे चित्रों से उभरी हुई सी लग रही होती है। चीकू रानी सोचती है, निश्चित यह गुप्त दरवाजे को खोलने की चाबी होगी। चीकू रानी कुछ समय वहां खड़े रहकर प्रतीक्षा करती है। वह देखना चाहती है कि आखिर वह दोनों कब वापस आएंगे, कितने समय में आते हैं, यह देखना भी आवश्यक है। करीब आधे घंटे के पश्चात उन दोनों के आने की आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बड़ी सतर्कता से छुप कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह बड़ी बहुत सावधान है कि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सारा काम चौपट हो जाएगा। वे दोनों भी आपस में धीरे धीरे बात करते हुए कि दोनों पर किसी की नज़र ना पड़ जाए, यह बात करते हुए वह तेजी से बावड़ी से निकलकर बगीचे से होते हुए गलियारे में पहुंच जाते हैं। चीकू रानी को जब यह तसल्ली हो जाती है कि दोनों चले गए, तो चीकू रानी गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए उस चिन्ह की तरफ बढ़ती है। चीकू रानी पहले तो उसको दबा कर देखती है, कुछ नहीं होता। फिर जो कुएं की आकृति बनी होती है वह थोड़ी सी उभरी हुई होती है, तो चीकू रानी उसको पहले दाईं और फिर बाईं ओर घुमाने का प्रयास करती है। वह बाईं तरफ घूम जाती है। आकृति में थोड़ा सा घूमते ही दीवार के दाहिनी तरफ एक झिर्री सी दिखाई देने लगती है। चीकू रानी आकृति को थोड़ा और घुमाती है तो दीवार में दिखने वाली झिर्री थोड़ी और बड़ी दिखाई देने लगती है। चीकू रानी अब उसको पूरा घुमाती है तो एक बड़ा दरवाजा सामने दिखाई देने लगता है। चीकू रानी उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करती है। भीतर प्रवेश करते ही क्या देखती है कि दीवार पर एक मसाल लगी हुई है। उसमें थोड़ा आगे चलकर सीढ़ियां हैं जो शायद तहखाने में जाती हैं। तहखाने की सीढ़ियों के पास भी वैसा ही चित्र बना हुआ है जैसा बाहर दरवाजे को खोलने के लिए बना हुआ था। चीकू रानी उस बने हुए चिन्ह को दाईं तरफ घुमाती है तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। फिर चीकू रानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है, जहाँ फिर एक गलियारा होता है। गलियारे से होती हुई वह एक कक्ष में पहुंच जाती है। वहां किसी के कराहने की आवाज चीकू रानी को सुनाई देती है। मसाल की रोशनी में कराहने वाले का चेहरा नजर तो आ रहा है, किंतु साफ नहीं। वह मसाल की रोशनी बढ़ाती है तो मसाल के पास कोई द्रव्य डालकर फिर उस व्यक्ति की तरफ देखती है जो कराह रहा है। वह व्यक्ति चिल्लाकर बोलता, तुम फिर आ गई। चीकू रानी उसके करीब जाकर बहुत ध्यान से देखती है और चौंक जाती है। बड़े महाराज आप? वह व्यक्ति भी चीकू रानी की तरफ देखकर बोलता, कौन हो तुम वह तो नहीं हो जो रोज आती हो। आज फिर किस नई आफत को भेज दिया उसने? आप बड़े महाराज हैं? कौन सा बड़ा महाराज? कैसा बड़ा महाराज? मुझे तो एक कुत्ता बनाकर रख दिया इस सेनापति ने और इसकी रखेल ने। चीकू रानी सोचती है कि रानी माधवी के विषय में ऐसा क्यों बोल रहे हैं बड़े महाराज। पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्र वधू चीकू रानी हूँ। हमारी पुत्र वधू? जी पिताजी महाराज, आपके पुत्र ने हमसे अभी कुछ समय पहले विवाह किया है और हम किसी अहम उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं। महाराज बोलते हैं, किस उद्देश्य की बात कर रही हैं आप? अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। चीकू रानी बड़े महाराज को कंधे का सहारा देकर उठाते हुए बोलती है। फिर महाराज को अपने कंधे का सहारा देकर साथ लेकर चल देती है। धीमी गति से चलते हुए छुपते छुपाते बड़े महाराज को वहां ले आती है जहाँ कार्यक्रम अभी भी चल रहा होता है। मंच पर किसी नाटक का मंचन हो रहा था। चीकू रानी चलते नाटक के बीच बड़े महाराज को लेकर पहुंच जाती है। सबकी दृष्टि अचानक नाटक से हटकर उनके ऊपर पड़ती है। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी से पूछते हैं, छोटी रानी यह क्या नादानी है? नाटक के मंचन के मध्य में आप किसको लेकर मंच पर आ गई हैं? महाराज चीकू रानी से बोलते हैं। तो महाराज, चीकू रानी कहती है, ध्यान से देखिए कौन है और आज क्या स्थिति हो गई है इनकी। महाराज ध्यान से चीकू रानी के साथ आए व्यक्ति को देखते हैं। मंच पर खड़े व्यक्ति को देखकर एक साथ कई लोग जो चौंक जाते हैं, जिनमें सेनापति भी और रानी माधवी भी आ गई हैं। वे भी चौंक जाती हैं। महारानी सुजाता भी आश्चर्यचकित है और महाराज के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन यह क्या, सेनापति के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही हैं। किंतु चीकू रानी देखती है कि रानी माधवी के चेहरे पर डर की अपेक्षा आश्चर्य के भाव है। चीकू रानी सोचती है, ये कैसा रहस्य है? जिसने जुर्म किया वह भी आश्चर्य में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उठकर मंच पर चले जाते हैं।
महाराज को एकटक देखते हैं और फिर पिताश्री बोलकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। उसके बाद उठकर अपने पिता के गले लग जाते हैं। यह सब देखकर सेनापति वहां से धीरे से खिसकने का प्रयास करता है, किंतु चीकू रानी की नजर सेनापति पर पड़ जाती है। चीकू रानी वही से बोलते, सेनापति जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही तो हमें बताएंगे ना महाराज, तथा अन्य सभी के समक्ष पूरी कहानी। छोटे महाराज आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं। चीकू रानी बोलते हैं, हाँ महाराज, आपके सेनापति ही तो पूरी कहानी के रचयिता हैं। सेनापति फिर भागने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ सैनिक महाराज के कहने पर सेनापति को दबोच लेते हैं। वहीं महाराज सेनापति को मंच पर आने का आदेश देते हैं और सेनापति से बोलते हैं, आप बताएंगे क्या बात है, क्या पहेली है ये, और आपका क्या लेना देना है इस पहेली से? सेनापति मंच पर आते ही बड़े महाराज के पैरों में पड़कर रक्षा की भीख मांगने लगता है और सेनापति फिर बताना शुरू करता है, महाराज मैं आपकी ये कहानी बताता हूँ कि जिसकी योजना मैंने और सन्नो ने मिलकर बनाई थी। उस समय हम दोनों ने एक षड्यंत्र रचने की योजना बनाई थी, जिस योजना में धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को समाप्त करने का विचार था तथा आपका सब कुछ संपूर्ण राज्य हत्या लेने का षड्यंत्र। बड़े महाराज की मृत्यु भी एक योजना के तहत हुई थी, जो उस समय अचानक मृत्यु को जो है एक शेर के प्रहर से हुई नजर आ रही थी, किंतु बड़े महाराज को हमने कैद कर लिया था। बावड़ी की तरफ जाने वाले तहखाने में और बड़े महाराज की जगह जंगल में एक बड़े महाराज की तरह दिखने वाले सैनिक को मारकर उसका सब बुरी तरह से जो बिगाड़ दिया था, क्षति विक्षत कर दिया था, जो कि किसी की मतलब पहचानने में नहीं आए। उस समय की उंगली में हमने बड़े महाराज की खानदानी अंगूठी और उसके शरीर पर महाराज के वस्त्र पहना दिए थे, ताकि पहली नजर में ही देखने पर बड़े महाराज का सब लगे। किंतु तुमने बड़े महाराज को तहखाने में क्यों डाला? छोटे महाराज कड़क कर पूछते हैं। क्योंकि सेनापति बोलता है, क्योंकि बड़े महाराज को एक राज मालूम है, वह राज बड़े महाराज से जानना आवश्यक था। छोटे महाराज बोलते हैं, कौन सा राज? चीकू रानी का सवाल। सेनापति बोला, खजाने का राज। छोटे महाराज, खजाना? सेनापति कहता, हाँ महाराज, खजाना, आपके परिवार का खानदानी खजाना, जिसका नक्शा बड़े महाराज को ही पता है और वह हमारे लिए जानना आवश्यक था। हम दोनों ने बड़े महाराज को बहुत यातनाएं दी, किंतु इतनी यातनाओं के पश्चात भी बड़े महाराज टस से मस नहीं हुए। इतना सुनते ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बेहद क्रोध आता है और वह अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी चीकू रानी उनको टोकते हुए बोलते, रुकिए महाराज, अभी तो अन्य राज बाकी हैं। छोटे महाराज कहते हैं, और कौन सा राज? चीकू रानी कहते हुए, भी पता चल जाएगा महाराज, सेनापति ही आपको बताएंगे। इन सब बातों में जो भौर हो जाती है। सेनापति इस बार आश्चर्य में है और हैरानी से चीकू रानी की ओर देखता है। चीकू रानी कहती है, महाराज चलिए, तो जय वह दूसरा राज भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसको सुनकर आप बेहद खुश होंगे। महाराज बोलते हैं, कौन सा राज? चीकू रानी कहती है, महाराज राजमाता भी जीवित हैं। छोटे महाराज एकदम से उछल पड़ते हैं, क्या कह रही हैं आप? चीकू रानी की इस बात से महाराज के साथ साथ सेनापति भी चौंक जाता है और आश्चर्य में उसके मुंह से यह सब निकलते हैं कि बोलता है, महाराज राजमाता तो मंदिर में जलकर समाप्त हो गई थी, फिर राजमाता कैसे जीवित है? इसका मतलब सेनापति राजमाता के विषय में अभिज्ञ है, वह इसके बारे में नहीं जानता। वह भी सबके साथ साथ यही सोचा है कि राजमाता तो मर चुकी हैं। चीकू रानी बोलती है, महाराज राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के पास है। और सेनापति जी आप बताएंगे, राजमाता को समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी और क्या योजना थी वह? चीकू रानी सेनापति से कहती है, बोलो सेनापति। महाराज क्रोध में कहते हैं, बोलो सेनापति, अन्यथा हमारी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। सेनापति अब डर से थर थर कांपते हुए बताता, महाराज राजमाता को मंदिर में जलाकर समाप्त करने की योजना मेरे और सन्नो के द्वारा बनाई गई थी और हम अपनी योजना में कामयाब भी हो गए थे। अब जो चीकू रानी कहती है कि आगे की कहानी हम बताते हैं। माधवी रानी की दासी सन्नो रानी माधवी रानी की नींद की औषधि देकर स्वयं उनके वस्त्र पहनकर सेनापति से मिलने जाती थी, क्योंकि रानी माधवी को वह नींद की गोली देती है। रानी माधवी सो जाती हैं और उनके गहने और वस्त्र पहन लेती थी। इन दोनों के मध्य सेनापति और उनकी दासी सन्नो के मध्य कोई चक्कर चल रहा था। जिसको चीकू रानी मजली रानी समझ रही थी, वह सन्नो होती है, जो मजली रानी को
उनके दूध में नींद की औषधि मिलाकर पीने को दे देती थी और रानी माधवी के वस्त्र और आभूषण पहनकर रानी माधवी का वेश धारण करके सेनापति से मुलाकात करती थी। उस दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थी तो इन दोनों की योजना राजमाता की चहेती दासी प्रभा ने सुन ली थी और मंदिर में राजमाता को बता दिया कि सेनापति और सन्नों ने आपको समाप्त करने की योजना बनाई है। राजमाता की दासी प्रभा राजमाता को पूरी योजना बताकर फिर राजमाता से हाथ जोड़कर विनती करती है कि राजमाता आप मेरे साथ अपने वस्त्र बदल लें, आप मेरे वस्त्र पहन लें और मैं आपके वस्त्र पहन लेती हूँ, क्योंकि इस समय हम सेनापति की योजना का खुलासा भी नहीं कर सकते। सेनापति हमारे आसपास ही होगा, यदि उसको कुछ भनक लग गई या उसको तो वह कुछ भी कर सकता है हमारे पास आकर। समय बहुत कम है, आप मेरे वस्त्र पहनकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाना। राजमाता अपनी दासी की बात मानकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी प्यारी दासी से विदा लेकर और उसका धन्यवाद करते हुए मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और सेनापति और सन्नों की योजना के तहत राजमाता की जगह उनकी दासी इन दोनों के षड्यंत्र की बलि चढ़ जाती है। जो उस समय मंदिर में सब मिला वे राजमाता का नहीं होकर उनकी चहेती दासी प्रभा का था। राजमाता तो पीछे के रास्ते से भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई थी। राजमाता कई दिन तक भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। राजमाता देवी माँ की अनन्य भक्त थी। देवी माँ राजमाता की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुई। हम भी देवी माँ के भक्त हैं और हम भी देवी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त एक दिव्य कन्या है। एक बार राजमाता बड़े महाराज के साथ जंगल में शिकार के लिए गई थी, तब हम उनको जंगल में हम मिले थे और राजमाता ने हमारी परवरिश का जिम्मा जंगली जाति के मुखिया तथा उनकी पत्नी को सौंप दिया था। उन्होंने ही हमारी परवरिश की है। फिर उस दिन राजमाता भी भटकते हुए मुखिया जी यानी हमारे पिताश्री को मिल गई। तब से राजमाता हुई हैं और उनका इलाज चल रहा है। चीकू का बाग भी हमने उनके लिए ही लगवाया है। वैद्य जी ने उनको चीकू का नियमित सेवन करने के लिए कहा है। प्रतिदिन चीकू के सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ होंगी। देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर यह कार्य हमें पूर्ण करने के लिए कहा था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, देवी आप धन्य हैं, आपने हमारे माता पिता हमें लौटा दिए। उसके पश्चात राजमाता को राजमहल लाया जाता है। सेनापति के साथ दासी सन्नों को भी हाथ काटकर उनके दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। रानी माधवी ने स्वयं अपनी दासी सन्नों के हाथ काटकर उसके कर्मों की सजा उसे दी। चीकू रानी आज राज्य के हर नागरिक की अत्यंत सुंदर तजोमयी रानी लग है, सबकी चहेती रानी है। चीकू रानी जिसको देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, उनको जो जैसी नजर से देखता वह वैसी ही उन्हें दिखाई देती थी, क्योंकि जैसी व्यक्ति की धारणा होती है वैसी ही वो बन जाती थी। चीकू रानी का असली नाम अवनिका था, किंतु रानी ने राजमहल में आने से पहले देवी माँ की आज्ञा से अपना नाम बदलकर चीकू रख लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें हमारा यही शिक्षा मिलती है कि बुरी नीयत और बुरे कर्म का परिणाम हमेशा अत्यंत दुखदायी होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।